आप सभी साथियों को नमस्कार। इस उम्मीद आशा के साथ करता हूं कि आप सभी को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल होगा। साथियों, एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो सोचा मैंने आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बना दूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण को बताकर उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। और फाइनली आप सभी को पता है, आज है 9 सितंबर और हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी को अपॉइंट किया गया है, या फिर आप कहें सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पर बन चुके हैं। आइए इस न्यूज़ को पूरा कवर करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। तो स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का। सेशन को फटाफट शेयर कर देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, सीपी राधाकृष्णन के बारे में देखें तो ये देश के ऐसे आपके 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर चुने गए हैं। ये एनडीए के उम्मीदवार थे, आप सभी लोग जानते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इन्होंने अपोजिशन में जो आपका इंडिया अलायंस था, या फिर इंडिया अलायंस कह लीजिए, आपकी अपोजिशन में बी सुदर्शन रेड्डी जी थे। आप सभी लोग जानते हैं कौन था बी सुदर्शन रेड्डी। ये यूपीए की तरफ से थे। आप सभी लोगों को साथ ही साथ पता होना चाहिए, ये इससे पहले जो सीपी राधाकृष्णन जी की अगर हम बात करें, इससे पहले आपके सीपी राधाकृष्णन जो हैं महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। इन्होंने तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर है, इसको यहां से 2 बार सांसद के रूप में भी सांसद के तौर पे इन्होंने सेवा दी है, और सन 1998 और सन 1999 में। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। तो इनका जो जन्म है वो 1957 में तिरुपुर, तमिलनाडु में हुआ था, और अभी ये लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तो ये इनका पूरा जन्म का साल है, सारे डिटेल इनके बारे में आप सभी लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं, इनका जो पॉलिटिकल कैरियर रहा है, राजनीतिक कैरियर, वो 1996 भाजपा तमिलनाडु सचिव रह चुके हैं, 1998-99 कोयम्बटूर के सांसद रह चुके हैं, 2004 से लेकर 7 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य कर चुके हैं, 2016 से लेकर 20 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं, 2020 से लेकर 22 के अगर हम लोग साल देखें तो भाजपा के केरल प्रभारी रह चुके हैं, 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने, और अतिरिक्त प्रभारी इनको तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में भी इनको चुना गया। आप सभी को बता दूं, 2024 में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी इनकी नियुक्ति की गई थी। आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है ये किस तरीके से कंडक्ट हुआ। तो आप सभी लोग जानते हैं, आपके राज्यसभा और लोकसभा दोनों को ही मिला के, दोनों ही सदन को मिला के जो सांसद होते हैं वो आपके 781 मिलाकर, दोनों को मिलाकर 781 होते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर यही कुल सांसद आपके मतदाता होते हैं, मतलब वोटर होते हैं। यही लोग मतदान करते हैं, जिसमें 781 सांसदों में से 767 मतदाता ने, मतलब सांसद ने मिलकर वोट दिया, अप्रोक्स 98% लोगों ने, जिसमें कुल मान्य वोट 752 रहा, और अमान्य वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 रहा। जिसमें जीत का अंतर, मतलब जो आपके रेड्डी जी थे और आपके जो राधाकृष्णन जी थे, इसमें देखिए तो आपके जो राधाकृष्णन जी जीते हैं वो 152 वोट से जीते हैं। कुछ पार्टियों ने वोट नहीं दिया, जैसे बीआरएस, बीजेडी और अकाली दल के थे, इन सांसदों ने इनको वोट नहीं दिया। ऑब्वियस सी बात है, बहुमत की सरकार थी भैया, तो सिंपल सी बात है, जीतना तो इनको था ही। ये तो शायद मैंने जब सेशन लिया था तभी मैंने कह दिया था कि भैया यही जीतेंगे। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार के रूप में रह चुके हैं, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में थे। 452 वोट कुल प्राप्त हुए, जिसमें प्रतिशत देखें तो 60% अप्रोक्स इनको वोट अकेले मिला है। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार थे, आपके इंडिया अलायंस की तरफ से, जिनको 300 कुल वोट मिले हैं, और लगभग 40% के आसपास, मतलब 39.89% तक इनको वोट मिला है। अगर हम लोग समझें कि 2025 में ये चुनाव हुआ ही क्यों आपके उपराष्ट्रपति के लिए, तो आप सभी को मैंने बताया कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे, इन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कारण ये बताया था कि स्वास्थ्य इनका सही नहीं है। क्या एक्चुअल में है, ये एक्चुअल में भी आज तक बाहर नहीं आ पाया, लेकिन इन्होंने बस इतना बताया कि स्वास्थ्य इनका सही नहीं था। पहली बार ऐसा हो रहा है 1987 के बाद कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही चुनाव हो गया। आप सभी को मैं बता दूं, संविधान का जो आर्टिकल 67A है, अनुच्छेद 67A है, इसके तहत जो है उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है, और जैसे ही ये इस्तीफा देता है उस पद पर तुरंत वह
खाली स्थान हो जाता है और उस पद के लिए चुनाव होना होता है। आप सभी को समझा दूं ऐसे कुछ बेसिक आर्टिकल्स जो आपके उपराष्ट्रपति के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। तो आप सभी को बता दूं जो आर्टिकल 63 है, अनुच्छेद 63 है, वो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में होगा और कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, मतलब किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के या गवर्नमेंट डेलीगेशंस के रूप में ये नहीं रह सकते हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में नहीं रह सकते। तो अनुच्छेद 65 की बात करें तो राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर त्यागपत्र या फिर इनके पद पे हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तो उसकी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ऐसा अनुच्छेद 65 में मेंशन है। अनुच्छेद 66 की बात करें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद आर्टिकल 66 के तहत होता है और आर्टिकल 67 के तहत उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है दिखाया जाता है। अनुच्छेद 68 के अंदर, आर्टिकल 68 के अंदर जो है उपराष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति है उसको भरने के लिए चुनाव का समय डिसाइडेड होता है, मतलब ये सारी मेंशन है। आर्टिकल 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ लिया जाता है वो आपके अनुच्छेद 69 में मेंशन है। अनुच्छेद 70 की बात करें तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामलों का जो निपटारा है उसके बारे में अनुच्छेद 70 के अंदर मेंशन है। अनुच्छेद 71 जो है वो आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से कोई भी संबंधित या उससे जो जुड़े मामले हैं उसको विनियमित तौर पर उसको करने के लिए संसद की शक्ति प्रदान करी जाती है, ये अनुच्छेद 71 में मेंशन है। आप सभी लोगों की ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी आपके उपराष्ट्रपति के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई अभी नेपाल के अंदर जैसा सेशन चल रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपने पद को छोड़ना पड़ा और भागना पड़ा अपने नेपाल के देश को छोड़कर, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट के घर को जला दिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट को घर को जला दिया जाता है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के घर को जला दिया जाता है और उसमें उनकी बीवी जो होती है उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है, जलकर मृत्यु हो जाती है। तो किस तरीके का तख्ता पलट आपके युवाओं का जो है देखने को मिल रहा है। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, इस तरीके का अभी आपका माहौल नेपाल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आज का सवाल है सीपी राधाकृष्णन किस गठबंधन के उम्मीदवार थे? आप सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। जो भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे आप सभी के साथ लेकर आते रहेंगे और डेली करंट अफेयर के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जो भी बच्चे नए हो। और कल शाम 6 बजे मतलब 10 सितंबर 6 बजे को आप सभी का पूरा 1 साल का करंट अफेयर 500 सवालों का करंट अफेयर जो है वो करा रहा हूं मैं आप सभी को इसी चैनल पे शाम 6 बजे। 500 सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। जय हिंद।